राजवंश में आपका स्वागत है। देखिए, जब बड़े बड़े साम्राज्य ढहते हैं तो एक खालीपन, एक शून्य पैदा होता है। आज हम जानेंगे कि उस शून्य को किसने भरा। ये कहानी है राजपूतों की, उनके शौर्य की, उनकी कला की और एक ऐसे टकराव की जिसने हिंदुस्तान की तकदीर ही बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक लड़ाई, एक अकेली हार पूरे देश की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दे? यही सवाल आज हमारी इस पड़ताल का सेंटर पॉइंट है, क्योंकि हम राजपूतों के पतन के उस सबसे अहम मोड़ को समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो हुआ ये कि जब गुज्जर प्रतिहार साम्राज्य बिखर गया तो उत्तरी और पश्चिमी भारत का पॉलिटिकल मैप समझिए एक खाली कैनवस जैसा हो गया था। और इसी खालीपन से उभरे कई ताकतवर राज, जिन्हें इतिहास ने एक नाम दिया, राजपूत। और ये कोई 10-20 साल की बात नहीं है, हम बात कर रहे हैं लगभग 400 साल लंबे एक पूरे युग की। इस दौरान इन राजवंशों ने इस पूरे इलाके पर अपना दबदबा बनाए रखा, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि इतिहास उनके लिए एक बहुत बड़े टकराव की स्क्रिप्ट लिख रहा था। अच्छा, एक सवाल, ये राजपूत आखिर थे कौन? ये सवाल आज भी इतिहासकारों के बीच एक बड़ी बहस है। एक थ्योरी कहती है कि ये बाहर से आए हमलावरों जैसे शक और हूणों के वंशज थे जो यहीं के समाज में घुल मिल गए। वहीं दूसरी थ्योरी मानती है कि नहीं, ये तो यहीं के प्राचीन क्षत्रिय कुलों यानी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी की ही एक कड़ी थे। खैर, उनकी ये रहस्यमयी पहचान उन्हें और भी दिलचस्प बनाती है। राजपूतों का दौर ना, उसकी दो तस्वीरें हैं। एक तरफ तो है उनका जबरदस्त शौर्य और शानदार कल्चरल अचीवमेंट्स, और दूसरी तरफ एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसने उनकी सबसे बड़ी ताकत को ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। चौहान, गढ़वाल, परमार, ये उस दौर के कुछ बड़े नाम थे। समझिए उस दौर के सुपरस्टार्स। हर कोई अपने इलाके का सिकंदर था। लेकिन दिक्कत ये थी कि इनकी सबसे बड़ी जंग किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अक्सर एक दूसरे से ही होती थी। और यही आपसी टकराव उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। लेकिन इन लड़ाइयों के शोर के बीच उन्होंने कुछ ऐसा भी बनाया जो आज भी खामोशी से उनकी महानता की कहानी कहता है। चाहे वो चंदेलों के बनाए खजुराहो के अद्भुत मंदिर हों या दिलवाड़ा की बेमिसाल नक्काशी, ये आज भी उनकी कला की बुलंदी की गवाही देते हैं। कहते हैं कि उनके दौर में ना तलवार जितनी चलती थी, कलम भी उतनी ही चलती थी। पृथ्वीराज चौहान के ही दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो जैसा महाकाव्य लिखकर अपने राजा के शौर्य को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये योद्धा और कला के संरक्षक का एक कमाल का संगम था। तो उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की नींव क्या थी? एक शब्द में जवाब है सामंतवाद। इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, राजा के पास अपनी कोई बहुत बड़ी सेंट्रल आर्मी नहीं होती थी। वो अपनी जमीन बड़े बड़े सरदारों यानी सामंतों में बांट देता था, और बदले में जब जंग का वक्त आता तो यही सामंत अपनी अपनी सेना लेकर राजा की मदद के लिए आते थे। और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जो सिस्टम उनकी ताकत का सोर्स था, वही उनकी बर्बादी का कारण भी बना। क्यों? क्योंकि जब कोई बाहरी हमलावर आता तो उसका सामना करने के लिए एक बड़ी यूनाइटेड आर्मी नहीं होती थी। होती थी तो बस अपने अपने मतलब के लिए लड़ने वाले सामंतों की बिखरी हुई टुकड़ियां। और ठीक इसी समय जब राजपूत आपस में ही उलझे हुए थे, पश्चिम से एक नई ताकत ने हिंदुस्तान के दरवाजे पर दस्तक दी। ये तुर्की हमलावरों का दौर था, और ये राजपूतों के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान साबित होने वाला था। 1-2 बार नहीं, पूरे 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया। हाँ, उसका मकसद यहां राज करना नहीं था, वह सिर्फ लूटने आता था। लेकिन उसकी हर लूट राजपूतों की सैनिक कमजोरियों को दुनिया के सामने उजागर कर रही थी। गजनवी के बाद आया मोहम्मद गोरी, और ये एक अलग ही खिलाड़ी था। गजनवी की तरह उसकी नज़र सिर्फ दौलत पर नहीं थी, वो यहाँ एक सल्तनत कायम करना चाहता था, एक स्थायी शासन। और बस यहीं से खेल पूरी तरह बदल गया। और अब हम पहुंचते हैं इतिहास के उस मोड़ पर, उस एक लड़ाई पर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, एक पूरे युग का फैसला था, और मैदान था तराइन का। सिर्फ 1 साल के अंदर किस्मत कैसे 180 डिग्री घूम गई। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को धूल चटा दी, बुरी तरह हराया। लेकिन गोरी अगले ही साल 1192 में दुगुनी तैयारी और एक बड़ी फौज के साथ वापस लौटा, और इस बार नतीजा ठीक उल्टा था। यह भारतीय इतिहास के सबसे नाटकीय पलों में से एक है।
तराइन की दूसरी लड़ाई में मिली हार सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, ये एक युग परिवर्तनकारी मोड़ था। इसी एक हार ने नॉर्थ इंडिया में एक बिल्कुल नई पॉलिटिकल रियलिटी की नींव रखी, एक ऐसी हकीकत जिसे हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर वो हारे क्यों? इतनी बहादुरी के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि वो टिक नहीं पाए? चलिए वजहों को जरा टटोलते हैं और उनकी विरासत को समझते हैं। वजहें कई थी, पर अगर आप देखें तो जड़ एक ही थी, आपसी फूट। चौहान और जयचंद जैसे बड़े राजाओं की दुश्मनी ने किसी को एक होने ही नहीं दिया। वो जो सामंती सेना थी उसमें कोई एक कमांड नहीं था, और उनकी जंग लड़ने की पुरानी तकनीकें तुर्कों की तेज तर्रार घुड़सवार सेना के सामने फीकी पड़ गई। लेकिन कहानी सिर्फ हार पर खत्म नहीं होती। हाँ, उनकी सियासी ताकत चली गई, लेकिन उनकी विरासत, उनकी बहादुरी के किस्से, उनके बनाए हुए वो शानदार किले और मंदिर, वो आज भी जिंदा हैं और हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा हैं। तो इस तरह राजपूतों के दौर का सूरज डूबा और दिल्ली सल्तनत नाम के एक नए सेंट्रलाइज्ड साम्राज्य का उदय हुआ। एक युग का अंत दूसरे की शुरुआत थी। राजपूतों के बाद जो नया दौर शुरू हुआ वो था दिल्ली सल्तनत का। तो अगले विश्लेषण में हम जानेंगे कि कैसे गोरी के ही एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी। और कहानी यही नहीं रुकती। कौन थी इल्तुतमिश और रज़िया सुल्तान, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और अकेली महिला थीं? उनकी क्या कहानी है? और आखिर में ये भी देखेंगे कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बाजार सुधारों और मिलिट्री रिफॉर्म्स से सल्तनत को उसकी बुलंदियों तक पहुंचाया। भारत के पहले इस्लामी साम्राज्य दिल्ली सल्तनत की इस पूरी दिलचस्प कहानी को और भी गहराई से समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए और स्टडी टू स्टडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।